नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी RS अकेडमी पिछोर से एक बार फिर आपके बीच में। और आज हम MPPSC के सिलेबस से चलते हुए आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक लिया गया है विदेशी आगमन, ये वैसे PSC के सिलेबस में स्पष्ट तौर पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी SI और MP पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इस टॉपिक को ले लिया है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में विदेशियों की घुसपैठ, या अपन बोल सकते हैं विदेशियों का आगमन, विदेशियों की कंपनियों का आगमन। देखो, एक चीज़ सामने है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इनके क्रम में थोड़ा इधर उधर है, किसी किताब में कुछ और मिलता है, किसी किताब में कुछ और मिलता है। जैसे बहुत सारी किताबें मिलता है कि पुर्तगाली पहले आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश के बाद डैन आए, और डैन के बाद आपके फ्रांसीसी आए। ऐसा ही मिलता आपको? मिलता है, मुझे सही है। लेकिन कुछ किताबों में पहले ब्रिटिश को बताते हैं, फिर डच को बताते हैं, और कुछ में डच को पहले और फिर ब्रिटिश को बाद में। तो जी आज आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म कर देते हैं। देखो, सही क्रम वही है कि पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डैन और फिर फ्रांसीसी। लेकिन इन्होंने कंपनियों में थोड़ा इधर हो गया, इसलिए किताबों में थोड़ा अलग लगता है अपने, क्योंकि कंपनियों को डच ने स्थापित नहीं की, उससे पहले ब्रिटिश ने कर दी थी। इसलिए कंपनियों के क्रम यही हो, कंपनियों का क्रम थोड़ा पलट जाएगा। यानी पहले पुर्तगालियों का हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका ब्रिटिश, और उसके बाद फिर डच आएंगे, और फिर डैन और फ्रांसीसी। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि आगमन की स्थिति में पहले डच आए, और कंपनियां स्थापित करने में पहले ब्रिटिश ने की। इसलिए ये किताबों में थोड़ा अलग अलग हमें मिलता है। चलो, तो अपन अब शुरुआत करते हैं। आज क्या हुआ, कैसे हुआ। स्थिति ये थी कि जो आपका कुस्तुनतुनिया था, वहाँ पर तुर्कों ने अधिकार जमा लिया था, तुर्कों का आक्रमण हो गया था। कुस्तुनतुनिया से मतलब है यूनान या यूनानी क्षेत्र पूरा। वहाँ पर अधिकार जमा लिया उन्होंने, और अधिकार के साथ ही वो अपने क्षेत्र को फैलाने लगे, अपने कंट्रोल में करने लगे। इसके बाद ही जब उनका अधिकार हुआ, तो अधिकार के साथ ही उन्होंने नए मार्गों की खोजों की शुरुआत की। यानी यूरोप और एशिया के मध्य में जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे, तुर्कों ने के लिए वो निमंत्रण में आ गए। यानी उनकी खोज करना उन्होंने सोचा। उनके अंदर एक जागरूकता थी। आप सोचें, विचार करें कि किसी क्षेत्र को आपने जीत लिया और किसी क्षेत्र पे आपका अधिकार हो गया। अब आप वहाँ से ये देखेंगे कि यहाँ से पास में कौन कौन से देश लगे हुए हैं मेरे आसपास। उनकी खोज करेंगे, उनसे संपर्क साधेंगे। हो सकता है उनसे व्यापार का संपर्क साधें हम, उनसे हो सकता है हम रक्षा का संबंध साधें। यानी कोई ना कोई उनसे, हमारे वो पड़ोसी कौन कौन है, इसकी जानकारी तो हमें होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए क्या है, यूरोप व एशिया के मध्य के पुराने जो व्यापारिक मार्ग थे, तुर्कों के लिए वो खोजने के लिए माइंड में चल रहे थे। और सबसे ज़्यादा वह क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ मुख्यतः गरम मसालों का व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पूर्व में कहीं मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया के बीच में कहीं भारत है। और भारत का नाम उन्होंने पहले से ही सुना रखा था। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले सिकंदर 300 ईसा पूर्व में आया था। उसके बाद 712 में उन्होंने आक्रमण किया, जिसमें एक राइटर आया था, वो उसने अपनी व्याख्या की। उसके बाद गजनी आया, गौरी आया, दिल्ली सल्तनत भारत में चलती रही। तो उन लोगों के जो साथ में जो राइटर आए थे, उन लोगों के साथ में तो उन्होंने जो बुकें लिखी थी, वो बुकें पढ़ते रहते थे ये लोग। तो उन्हें मालूम था कि इंडिया है कहीं, और इंडिया की खोज के लिए ये लोग निकलने के
निकले थे, अपन कह सकते हैं कि इंडिया की खोज के लिए ही निकले थे ये लोग। लेकिन नवीन देशों एवं व्यापारिक मार्गों की खोज के पुर्तगाली और स्पेन अग्रणी थे। यानी ये दो देश ऐसे थे आपके पास, एक तो थे आपके पुर्तगाल और दूसरे थे स्पेन, जो खोज करने के लिए उत्सुक थे। इनके अंदर ऐसी जिज्ञासाएं थीं कि हम सबसे पहले खोज निकालें। एक कहावत भी सुनी है, अब वो देखो कैसी हो, ये कह नहीं सकते, कि जी दोनों, जैसे आपने सुना होगा कोलंबस और वास्को डी गामा, ये दोनों एक हिसाब से अपन बोलें कि बताते हैं कि बहुत कर्रे डाकू टाइप के थे। तो जो अपने अपने क्षेत्र में अधिकार जमाए हुए थे, और अधिकार जमाए हुए थे तो उसी समय एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों आमने सामने आ जाते हैं, वास्को डी गामा और कोलंबस। तब इनकी आपस में चलती है, युद्ध होता है। उसके बाद लास्ट में जब संधि होती है तो संधि में ये निर्णय होता है कि एक काम किया जाएगा कि आज से आप पूरब की दिशा में चले जाओ और एक पश्चिम की दिशा में चला जाए। लेकिन दोनों का उद्देश्य माइंड में वही था, भारत की खोज। ठीक इसी को हिसाब से निकलते हैं ये दोनों। और पुर्तगालियों के नाविक, जिसका नाम था बार्थोलोमेडियाज, जो बार्थोलोमेडियाज थे, इन्होंने 1487 में उत्तरमासा अंतरिकीय की खोज निकाला। अब जो उत्तरमासा क्या था, उत्तरमासा से संबंध है आपका जो भारत की बगल से जो क्षेत्र लगे हुए थे, उनको खोज निकाला। और जो स्पेन का खिलाड़ी था, अपन बोल सकते हैं स्पेन का जो यात्री था, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, ने 1492 ईस्वी में भारत पहुंचने के मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका में पहुंच गया, या अमेरिका को खोज निकाला। यानी निकला तो था वो कहाँ के लिए, इंडिया की खोज के लिए, भारत की खोज के लिए, हिंदुस्तान की खोज के लिए। लेकिन उस गलती से कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। और अमेरिका में पहुँच गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने वहाँ पर बहुत सारा नरसंहार किया, बहुत सारे लोगों को मारा, और उसके बाद वहाँ पर इसने अपने अधिकार जमा लिया। लेकिन इससे बाद में पता चला कि ये भारत नहीं है, ये तो अमेरिका है। उसी क्रम में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तरमासा का चक्कर लगाकर, उत्तरमासा की खोज तो कर चुका था। कौन कर चुके था, बार्थोलोमेडियाज ने खोज कर ली थी। अब जो खोज की थी उत्तरमासा की, उसी का चक्कर लगाकर वास्को डी गामा काय की खोज कर रहा था, इंडिया की, भारत की। और वास्को डी गामा तरह चक्कर लगाकर भारत पहुंचने में सफलता पाई, और उसने भारत पहुंचने में क्या हुआ, सफल हो गया। इसी क्रम में अगर हम बात करें और देशों की भी खोजें हुई, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को खोजा। जो ऑस्ट्रेलिया की खोज की वो कैप्टन कुक ने की, जो कहाँ का था, ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक इसी क्रम में अगर हम बात करें तो हॉलैंड के तस्मान ने, जो हॉलैंड का तस्मान था, उसने तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज की। जो कुछ राइटर हैं इनको याद रखना आप, तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज की। इसी क्रम में पुर्तगाली राजकुमार प्रिंस हेनरी के समुद्री यात्राओं में बहुत रुचि थी। जो पुर्तगाल का राजकुमार था प्रिंस हेनरी, उसे समुद्री मार्गों की यात्राओं में बड़ा इंटरेस्ट था। वो बहुत, उसे सुकून मिलता था जब समुद्र की यात्राएं करता था। उसी खोज के लिए उसने अन्य शासक, अपन बोल सकते हैं कि अन्य शासक के लिए उसने भारत में भेजा। यानी पहले पुर्तगाली कौन आया था, वास्को डी गामा, उसी के क्रम में दूसरे को भी भेजा, और उसे एक नाम दिया गया। वो नाम था द नेविगेट, नाम से जाना जाता था, द नेविगेट, क्योंकि वह समुद्री यात्राओं में रुचि रखता था, इसलिए उसका नाम रखा गया था द नेविगेट। ठीक इसके बाद यहाँ का एक अन्य शासक मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य का प्रधान की उपाधि धारण की थी। जो यहाँ का अन्य शासक था एक, जिसका नाम है मैनुअल प्रथम, ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की थी। तो जी यहाँ से हमें समझ में आ रही है कि कहानियाँ क्या हुई। कहानियाँ जी हुई, एक बार अपन समझें, जी किताबी भाषा में थोड़ी हम बात कर रहे थे कि जैसे ही उन्होंने कुस्तुतनिया की खोज की,
तो उस साइट उन्होंने सोचा कि आपसी संबंध बनाए जाएं जिससे कि व्यापार हो सके, धंधे हो सकें। इन्हीं के उद्देश्य से उन लोगों ने आक्रमण किया था और इन्हीं को लेकर उन्होंने वहाँ पर अपना अधिकार जमाया था। अधिकार जमाने के बाद दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ मुख्यतः वह गर्म मसालों के साथ संबंध बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस साइड मार्गों की खोज की और खोज करने वाले दो देश अग्रणी में थे, एक स्पेन और दूसरे थे पुर्तगाली। तो स्पेन का जो था आपका कोलंबस वो अमेरिका पहुंच गया और पुर्तगाल के जो सेकंड थे नाविक उसका नाम था वास्को डी गामा, वो भारत में आ गया। ठीक, यहाँ से अपन अब एक एक से शुरुआत करते हैं इनकी। सबसे पहले पुर्तगालियों से शुरुआत करें अगर, तो पुर्तगालियों में क्या है, 17 मई 1498 17 मई 1498 में वास्को डी गामा एक हिंदुस्तानी गुजराती व्यापारी अब्दुल मरीद की सहायता से कालीकट यानी केरल पहुंचा। देखें, आपको पता होगा जो इंडिया से व्यापार हो रहा था वो व्यापार होता था, तो उन्हीं की सहायता से जो उत्तर मासा का चक्कर लगा रहा था जब वास्को डी गामा, तो एक व्यापारी मिला गुजरात का जिसका नाम था अब्दुल मनीद जी। अब्दुल मनीद की सहायता से केरल पहुंचा, केरल में कालीकट के पास। और कालीकट के पास एक हिंदू राजा था जिसकी उपाधि अपन जानते हैं, जिसे जमोरियन की या जमोरियन के नाम से जानते हैं। उसने इसका स्वागत किया और वहाँ पर रोका। मसाले व जड़ी बूटियों को ले जाने की इजाज़त भी इसी ने दी, क्योंकि उस समय इसी का राज्य था जमोरियन का वहाँ पर। इसके बाद जब वास्को डी गामा ने इंडिया को घूमा, देखा, मसाले ले गया यहाँ से, तो उसे बहुत सुंदर लगा के अरे इंडिया तो इंडिया है, और यहाँ से वापस चला गया। उसके बाद 1500 ईस्वी में फेड्रो अल्वारेज क्रेवल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट भेजा गया। यहाँ के जो एक शासक थे फेड्रो अल्वारेज क्रेवल के नेतृत्व में एक द्वितीय पुर्तगाली भारत में आया। पहले आया था आपका कौन सा, वास्को डी गामा, और सेकंड पे फिर आ गया आपका फेड्रो अल्वारेज क्रेवल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली को भेजा गया। इसी के बाद 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया। एक बार आया था 1498 में और सेकंड बार आया 1502 में। वास्को डी गामा पुनः भारत आया और उसने 1503 में यानी एक वर्ष बाद कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई। यानी यहाँ से पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। अभी कोई गवर्नर नहीं था यहाँ पर, अभी तक सिर्फ जो नाविक थे, जो यात्री थे पुर्तगाल से, वही आए थे। जब फैक्ट्री इनकी लग गई तो यहाँ पर अब पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर की एंट्री हुई और वो प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हिंद महासागर जो है इस पर पूरे पर व्यापार पर नियंत्रण रखा जाए। व्यापार पर नियंत्रण से है कि यहाँ से जितने भी व्यापार करते हैं, इंडिया वाले करते हैं, दूसरे देश वाले करेंगे, तो उन पर नियंत्रण रखा जाए। उनको ले आने का जो बीच का संबंध होता है उसकी देख रेख की जाए। और जब देख रेख करेंगे तो क्लियर है कि इसमें उनको भी कुछ चाहिए, उनको भी कुछ लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने एक टैक्स बनाया इसका, या इन्होंने अपन बोल सकते हैं कि एक बीच के दोनों का ले आने के खर्चे का और उनकी देख रेख का, और संग में सैन्य व्यवस्था भी भेजते थे वो लोग कि यहाँ से अगर कोई जहाज़ आपका जा रहा है इंडिया से तो उनके साथ वो अपनी सेना भेजते थे, तो उसका खर्चा भी वो लोग लेते थे। तो वो चाहते थे कि हिंद महासागर पर पूरी तरह से कब्जा हमारा ही रहे, यानी व्यापार पर नियंत्रण करना चाहते थे और व्यापार उनके अंडर में हो, उनका उद्देश्य ये था। और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने प्रथम गवर्नर भेजा था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद इसके लिए उस ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल संधि अपनाई। इसने जो है शांत जल संधि अपनाई। ये चाहता था कि लड़ाई झगड़ों से बचें, सिर्फ व्यापार करें। भारत सहित संपूर्ण हिंद महासागर को पुर्तगाली साम्राज्य की एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया।
पुर्तगाली स्वयं को सागर के स्वामी कहते थे। जो पुर्तगाली थे वो स्वयं को सागर के स्वामी कहते थे, क्योंकि वहाँ पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं हुआ था। अभी पुर्तगाली भारत में एंट्री हुई थी, पुर्तगालियों ने ही कब्जा जमा रखा था। इसीलिए इनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है कि प्रथम जो गवर्नर आपका आया वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, और इसने सिर्फ शासन नहीं किया, इसने सिर्फ नियंत्रण करने के लिए ही देखरेख की। यहाँ पर जो स्थायी तौर पर संस्थापक माना जाएगा भारत में, वो अभी सेकंड आने वाला है गवर्नर। प्रथम गवर्नर सिर्फ नियंत्रण के लिए ही यहाँ था। अब सेकंड जो गवर्नर की एंट्री होती है वो होता है आपका अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क जी 1509 से 1515 तक भारत में शासन किया इसने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसे। अब वास्तविक संस्थापक क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो जो आपका जो आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये सिर्फ नियंत्रण के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर स्थायी तौर पे शासन करने के उद्देश्य से जो अब शुरुआत होती है वो होती है आपकी अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया इसने। जो कोचीन थी जहाँ पर प्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी पुर्तगालियों की, वहीं पर इसने अपना मुख्यालय बनाया, वहीं से देखरेख करने लगा ये पूरे क्षेत्र की। और 1510 में तो इसने गजब कर दिया। क्या किया? 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। अभी तक इनकी ज़मीन नहीं थी, अभी तक ये दूसरे के संरक्षण में रह रहे थे, दूसरे से अनुमति लेकर रह रहे थे। भारत के राजा जो क्षेत्र में थे उनसे अनुमति लेकर रह रहे थे, लेकिन 1510 में जब इन्होंने गोवा को जीत लिया तो क्लियर है कि अब यहाँ पर इन्होंने अपनी राजनीति शुरुआत कर दी। यानी भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई, और यह स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। यानी यह चाहता था कि पुर्तगाली यहीं पर रहें, और पुर्तगाली जो युवक हैं वो भारत की युक्तियों से, यानी भारत की लड़कियों के साथ शादी कर कर अपना परिवार बसाएं और यहीं पर पुर्तगालियों का बसेरा हो जाए। तो उन्हें क्या है, विवाह के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी वहाँ की जो नारियाँ थीं, जो स्त्रियाँ थीं भारत की, उन्हें प्रोत्साहन दिया गया कि आप हमारे पुर्तगाल के जो युवक हैं, जो सेना हैं, जो नायक हैं, उनसे शादी करें और यहीं पर रहें, आप भी राज्य करें। इसी के क्रम में आपके जो दूसरे गवर्नर यहाँ से जाते हैं और तीसरे गवर्नर, और इस प्रकार बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम वही इम्पोर्टेंट लेकर चल रहे हैं जो आपको पेपर लायक है। तो जो अगले गवर्नर आपके हैं वो है नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक भारत में शासन किया। 1530 में राजधानी को उन्होंने कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। अभी कोचीन में थी, पास में ही है केरल की, तो वहाँ से इन्होंने कहाँ ले गए जी, गोवा में ले गए। और 1961 तक भारत में पुर्तगाली की औपचारिक राजधानी बना दी गई। और भारत में समुद्र की तरफ से कई बस्तियां बनाई गई। इन्होंने क्या है, जो समुद्र का किनारा था वहाँ पर कई बस्तियों का निर्माण किया। बहुत सारी बस्तियां थीं। इन्हीं के क्रम में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो इनकी मुख्य बस्ती थी उसका नाम था हुगली। यानी हुगली से ही ये अपना व्यापार करते थे, और कहीं कहीं तो ये फिर अपनी लूटपाट के लिए भी शुरुआत कर दी इन्होंने। तो हुगली जो थी वहाँ पर इन्होंने अपना अड्डा बनाया और वहीं से जो अपनी लूटपाट भी करने लगे। इनकी स्थिति यहीं से बिगड़ना शुरू हुई। जब इन्होंने लूटपाट शुरू की तो भारतीय लोगों को इनके विरोध में आना पड़ा। पुर्तगालियों के नियंत्रण की विधि क्या थी? ये पुर्तगालियों की इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपने सुनी अभी। अब अगर हम चर्चा करें तो पुर्तगालियों के नियंत्रण की विधि क्या थी, वो क्या नियंत्रण करते थे। जैसे हमने अभी बताया था कि एक देश से, यानी इंडिया से दूसरे देश के लिए ले जाते थे जो भी, तो उनकी देख रेख करना, उनका हिसाब किताब लगाना, इनके लिए कोई ना कोई तो उन्होंने पहलू अपनाया होगा। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार को नियंत्रण करने के लिए कार्टेज अल्मेडा कफला व्यवस्था को अपनाया। जी कार्टेज अल्मेडा कफला जी था क्या थी इसकी व्यवस्थाएं? तो ये ध्यान रखे रहना
भारतीय अरबी जहाज़, यानी भारत के हों या अरब से जितने भी आपके यहाँ से जा रहे हों, अरबी पुर्तगालियों से कार्टेज से मतलब होता था परमिट, एक परमिट बनवाना पड़ता था ले जाने ले आने के लिए। आपको अनुमति के लिए एक परमिट की आवश्यकता पड़ती थी। परमिट के लिए बिना परमिट के अरब सागर नहीं जा सकते थे। तो जब परमिट बनाएंगे तो क्लियर है कौन से कुछ लेंगे। कॉर्टेज के लिए कुछ शुल्क देना पड़ता था। व्यापार नियंत्रण का एक अन्य तरीका काफिला व्यवस्था थी। इससे स्थायी व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली नौसैनिक बेड़ा साथ साथ चलता था। यानी आप जो माल ले जाते थे उसके साथ नौसैनिक जो रहती थी पुर्तगालियों की, वो साथ साथ में चलती थी आपकी देखरेख करने के लिए कि कोई दूसरा इस पर आक्रमण ना कर दे, कोई दूसरा इसे लूट ना ले। तो इसलिए इन्हें कार्टेज ऑलमेडा काफिला यानी परमिट बनवाना पड़ता था। यहाँ तक तो ठीक है। जब इनकी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थीं तो फिर इनका पतन कैसे हो गया पुर्तगालियों का? तो चर्चा करते हैं हम आज पुर्तगालियों के पतन से। पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन कैसे हुआ? इनके अनेक कारण थे। नंबर 1, इन्होंने धार्मिक अस्पृश्यता की नीति अपनाई जिससे भारतीय शक्ति असंतुष्ट हो गए। यानी जो धार्मिक इंडिया के या भारत के जो अपने कार्यक्रम होते थे, जो हम लोग मानते थे, जैसे भगवान को मानते थे, ये लोग थोड़े उनसे अलग थे, इसलिए भारतीयों इनका विरोध करते थे। सेकंड जो कारण था, ब्राज़ील का पता लग जाने से पुर्तगालियों की औपचारिक निवेशिक प्राथमिकता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। यानी अभी तक ब्राज़ील का पता नहीं लगा था, लेकिन जैसे ही ब्राज़ील का पता लगा तो पुर्तगालियों ने सोचा कि इंडिया तो हमारा है ही, इस पे भी अपना अधिकार जमा लेना चाहिए, इसलिए वह पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। तो यहाँ से उनकी थोड़ी शक्ति कमज़ोर पड़ी। यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिस्पर्धा भी, जिसमें पुर्तगाली पिछड़ गए। आपको पता हो कि पुर्तगाली थे, उनके बाद अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने अपनी प्रोग्रेस फास्ट की, तेज़ की, जिससे पुर्तगाली थोड़े पीछे रहने लगे और पीछे हो गए। 1611 ईस्वी में सूरत के निकट स्वावलंबी के युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति कैप्टन मिल्टन व थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया। जो युद्ध हुआ सेनाओं का, अंग्रेज़ों का और पुर्तगालियों का 1611 ईस्वी में, उसमें पुर्तगालियों की हार हुई और अंग्रेज़ों का जो सेनापति थे वो थे कैप्टन मिल्टन व थॉमस। चौथा कारण इनका था कि पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ साथ लूटपाट की नीति भी जारी रखी। अभी हाल हमने बताया था आपको, जो हुगली बनाई थी वो लूटपाट के लिए ही बनाई गई थी, जारी रखी। उन्होंने हुगली को बंगाली की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। 1632 ईस्वी में जब शाहजहाँ का शासनकाल चल रहा था, जब लूटपाट कर रहे थे तो शाहजहाँ को पता चला उसी समय। तो 1632 में शाहजहाँ ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया, यानी उन्हें ख़त्म कर दिया और पुर्तगालियों का पतन हो गया। यदि हम बात करें कि पुर्तगाली भारत में कुछ लाए थे, अपन लोग कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज़ कौन लाया था, कौन किस देश से आया था, ऐसा बहुत बार अपन लोगों ने सुना है। तो अगर हम बात करें तो भारत में तम्बाकू, आलू, लाल मिर्च, मक्का मध्य अमेरिका से पुर्तगाली ही लेकर आए थे। कौन कौन सी चीज़ें हो गई, एक बार फिर सुन लें आप। तम्बाकू, आलू, लाल मिर्च, मक्का, ये मध्य अमेरिका से पुर्तगाली लेकर आए थे तथा पुर्तगालियों ने ही भारत में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। यानी प्रिंटिंग प्रेस जो आपके यहाँ चल रहे आज की स्थिति में, उनकी शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी और वो भी कहाँ पर, गोवा में स्टार्टिंग में। यानी आलू, लाल मिर्च, तम्बाकू, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए पुर्तगाली ही भारत में लाए थे। पुर्तगालियों का शासन अच्छा चलता, लेकिन इसी के बीच में आपको पता हो कि डचों की एंट्री हुई। डच